तुम्हें उम्मीद और हौसला बढ़ाना होगा। तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाना होगा। तू बीते हुए रात का मुसाफिर नहीं है दोस्त। तू बीते हुए रात का मुसाफिर नहीं है दोस्त। तुम्हें उगते हुए सूरज के साथ कदम मिलाना होगा। आपको चलना होगा, आपको मेहनत करना ही होगा, आपको लगातार परिश्रम करने की आवश्यकता ही है। आप कभी रुक नहीं सकते, आप कभी अपनी रफ्तार को विराम देने वाले नहीं हैं। और ऐसा अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में स्वागत कर रहा हूँ आपका। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल पूरे मनोवेग से जुड़ पाए। जब तक आप पढ़ें रिलैक्स फील करें। ऐसा लगे कि आप मनोरंजन कर रहे हैं, ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ा वर्क नहीं कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। और ऐसे तरीका अपना लेने से हमारे काम आसान हो जाएंगे। ज़िंदगी जीना आसान नहीं है दोस्त। ज़िंदगी जीना आसान नहीं है दोस्त, आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। एक महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने उल्लिखित है, उपसौर और अपसौर, पेरिहेलियन, एपिहेलियन। बड़ा आसान है, इंग्लिश इसलिए लिखा गया यहाँ पे जिससे आप ये जान पाएँ, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार ऐसा ही कर देता है। तो यार ये तो मजाक कर दिया आपने, यहाँ भी आप लगा दिया है, तो मैं आपसे अब इसे ध्यान रखूँगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मजाक के साथ काम करना है। एपिहेलियन जब आप लिख रहे हो तो यार फिर मुझे तो याद करना बिल्कुल आसान हो गया। तो मैं तो अब कह लूँगा आप सौर है आप, हमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं अब, है ना। इंग्लिश बड़ी आसान कर दिया आपने। पेरिहेलियन उपसौर और ये जो एपिहेलियन लिखा है वो अपसौर है। तो कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश अनुवाद इसलिए यहाँ जरूरी था क्योंकि एग्जामिनर महोदय ने वैकल्पिक व्यवस्था में इसी को लिख दिया था, उपसौर और अपसौर को हटा दिया था। तो जरूरी था इन बातों को जान लेना। बहरहाल उपसौर एवं अपसौर एक सौरमंडल की अजीब सी घटना है जो हमारे जीवन से रिलेटिव है। ये जो छोटे कंटेंट अभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये कभी लांग भी होंगे। जो कभी लांग हैं उन्हें छोटा करके दूंगा, विश्वास बनाए रखें, बहुत कुछ अलग करके दूंगा। उपसौर अपसौर को अच्छे ढंग से समझ पाए। मैंने कहा कि ये सौरमंडल की एक बहुत ही खूबसूरत घटना है। ये हमारे जीवन से भी संबंधित है। ये हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा घुली मुली और रिलेटिव है। देखना जरा कैसे, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना है। वाकई में उपसौर और अपसौर है क्या। सौर लगा है तो सूर्य से संबंध है, ये मान के चलना। सौर लगा है, सूर्य से नाता है, सूर्य से इसका रिश्ता है। देखना जरा, यही कहानी फिर से दोहराई जाएगी, यही चक्र फिर से आपके सामने लगाया जाएगा। वही कक्षिया, वही कक्षीय तल, एक रास्ता जिस पर सूर्य चलता है, एक रास्ता जिस पर पृथ्वी चलती है, एक वो रास्ता जिस पे तमाम ग्रह चलते हैं। देखना जरा, मेरी बातों को समझना। एक मामला है, कुछ इकाइयों को जान लेते हैं, कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। हम अगर आपसे ये कहें कि हमारा सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता है और हमारी पृथ्वी आपको पता है सूर्य की परिक्रमा करती है, एकाग्रचित हो जाए तुरंत समझ जाएंगे। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन सूर्य भी स्थिर नहीं है। सूर्य अपने अक्ष पर 25 दिन में ही घूम जाता है, उसका मध्यवर्ती भाग 35 दिन में घूम जाता है, यानी परिभ्रमण करता है। हर वो गोला, हर वो पिंड जो अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड के नाम से जाने जा रहे हैं, जिन्हें एक शब्दों में पिरो लिया जाए तो खगोलीय पिंड कह दिया जाएगा, वो सारे लोग अपने अक्ष पे घूम रहे हैं मेरे दोस्त। और सारे लोग कहीं ना कहीं किसी की परिक्रमा करने के लिए भी लगे हुए हैं, यानी वो स्थिर नहीं है। सूर्य जो कि इतना बड़ा गोला है जिसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य भी किसी की परिक्रमा करता है। अद्भुत नज़ारा है यार ये। हम अपनी पृथ्वी की ही कल्पना नहीं कर पाते कितनी बड़ी है और जिस पर हमारा जीवन है, और इससे 13 लाख गुना बड़ा कोई पिंड हमारी आंखों के सामने से कैसे देखा जा सकता है। हकीकत देखना जरा, सूर्य जिसकी परिक्रमा कर रहा है, आपको सबसे पहले समझ लेना है ये बात,
मंदाकिनी की, वो मंदाकिनी जो आपकी हैं, वो मंदाकिनी नहीं जो राम तेरी गंगा मैली में आपने देखा। ये वो मंदाकिनी है, ये वो मंदाकिनी है जो तारों का समूह है। ऐसे असंख्य तारे ब्रह्मांड में, यहां खरबों तारे हैं। कितने तारे भैया? खरबों तारे। खरबों तारे मिलकर के एक गैलेक्सी बना लेते हैं। ऐसी खरबों गैलेक्सियां कहाँ हैं? हमारे अंतरिक्ष में। उसमें से एक गैलेक्सी यानी खरबों तारों का समूह हमारी मंदाकिनी है। हमारी मंदाकिनी है यानी हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, हमारी गैलेक्सी का नाम दुग्ध मेखला है। यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होगा क्योंकि इस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इसी में एक तारा है सूर्य। इसी में एक तारा है सूर्य। सूर्य भी तो एक तारा ही है ना। इसी में एक तारा है सूर्य, जो कि आपको पता है आप इसे पीला तारा भी कह सकते हैं। सूर्य एक प्रकार का पीला तारा है। सूर्य एक प्रकार का बौना तारा है। सूर्य कभी भी ब्लैक स्पॉट नहीं बनाएगा, ब्लैक होल का निर्माण सूर्य नहीं करेगा। ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, देखना जरा। तो सूर्य यहां एक तारे के रूप में विद्यमान है इसी मंदाकिनी में। यह भी रुकने वाला नाम नहीं ले रहा, यह भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह भी इसी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है मेरे दोस्त। इसी मंदाकिनी का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है ना मजेदार पॉइंट। हर वो पहलू जो यहाँ चर्चा में ली जा रही हैं, इन पर पहले भी बात की जा चुकी है। आप क्रमबद्ध तरीके से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियोज को देख रहे हैं तो आपको डाउट होने वाला ही नहीं, क्योंकि हम बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं। देखना, हमारा सूर्य इसी मंदाकिनी की चक्कर लगा रहा है, इसी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। कितने समय में लगाएगा जानते हो? मामूली समय नहीं लेगा। कितने स्पीड से लगाएगा? स्पीड भी सुन करके हैरान रह जाओगे। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। अद्भुत है। 250 किलोमीटर एक सेकंड में चले जाओ। क्या गाड़ी है यार ये! 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से हमारा सूर्य इसी मंदाकिनी का क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। मान के चलो ये मंदाकिनी है, इसके चारों तरफ ये सूर्य हमारा घूम रहा है। ये आपका सूर्य है। कितने रफ्तार है इसमें? कितना वेग हमने बता दिया आपको? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इस मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। हमारा सूर्य इसी मंदाकिनी का एक हिस्सा है। क्लियर हो गया? अब आपके मन में कल्पना होगी, यार 250 किलोमीटर सेकेंड प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई गाड़ी चलेगी तो बहुत ही जल्दी दूरी तय कर जाएगी। लेकिन देखना जरा, इतने रफ्तार से चलने के बाद इतनी बड़ी मंदाकिनी है, सोचोगे यहीं से कि इन्हें एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। ये तो अलग हो गया यार। 25 करोड़ वर्ष, ये क्या है? हमारा सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, इसके बावजूद वो मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय खपा रहा है। अद्भुत दूरी है मेरे दोस्त, अद्भुत है ये दूरी बहुत ज़्यादा है। इसका कोई अब हम लोग को अनुमान लगाने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतनी बातें समझ लें। सूर्य एक परिक्रमा लगाएगा 25 करोड़ वर्ष में, इसको हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अरे यार, ये तो बड़ा अद्भुत प्रश्न आ गया हम लोगों के सामने। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एग्जामिनर पूछ लेगा, कॉस्मॉस ईयर किसे कहा जाता है? कॉस्मॉस ईयर इसे ही कहा जाता है। तो ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मॉस ईयर, कॉस्मॉस ईयर किसे आप कहेंगे? इसी को कहेंगे। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय ही ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मॉस ईयर कहलाता है, जिसका समय यानी टाइम पीरियड है 25 करोड़ वर्षों का। यहाँ तक की बातें क्लियर है? क्या सौर वर्ष से आप परिचित हैं? क्या आपको सौर वर्ष के बारे में जानकारी है? जी हाँ, नहीं है तो जान लेंगे हम लोग। सौर वर्ष किसे कहेंगे? सौर वर्ष जैसे ही मैं लिखूंगा 365 सही 1/4 दिन का ये मामला है। इसका टाइम पीरियड याद रखोगे तो कभी भूलेगा नहीं, इसका टाइम पीरियड याद रखोगे तो नहीं भूलेगा।
365 से 1/4 दिन ऐसा क्या हुआ था हमारे जीवन में, ऐसा क्या होता है 365 से 1/4 दिन में? तो आपको पता होगा हमारे वर्ष का मान होता है। और वर्ष का मान बना कैसे है? क्योंकि हमारी पृथ्वी इतने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा लगाती है। ये महोदय इनकी लगा रहे हैं ब्रह्मांड वर्ष कहला रहे हैं, हमारी पृथ्वी इनकी लगा रही इतने समय में ये सौर वर्ष कहला रहा है। क्लियर है? आप बताना, वर्ष से ही बात कर रहा हूं तो वर्ष की ही बात कर देता हूं। आप जरा हमें बताना प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष आपको पता है ये दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। और यहां ध्यान ये देना है ये दूरी की बात करती है ना, दूरी की परिभाषा ही बताएगी। हर जगह मैंने दूरी की ही बात की है। ब्रह्मांड वर्ष भी एक दूरी बता रहा है 25 करोड़ वर्षों का, एक टाइम पीरियड दे रहा है। सौर वर्ष भी एक दूरी बता रहा है आपके पूरे वर्ष का। प्रकाश वर्ष भी एक दूरी बताएगा। देखना क्या बताएगा। एक वर्ष में, इसलिए इकाई बोला हमने इसे, एक वर्ष में सूर्य हमारा, एक वर्ष में हमारा सूर्य, हर दूरी से देखो सूर्य रिलेटिव है। एक वर्ष में हमारा सूर्य जितना चलता है ना, जितनी दूरी चलता है ना, वो एक प्रकाश वर्ष के अंतर्गत आता है। जितनी दूरी, और कितने वेग से? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसे आप 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जिसे आप प्रकाश का वेग मान लेते हैं। मानते कि नहीं मानते? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? इतनी होती है। यही प्रकाश वर्ष है। ये मान के चलिए कि पूरे वर्ष में प्रकाश का वेग जितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल जितनी है, उस चाल के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। सिंपल सी बात है यार, कोई इसमें कठिनाई वाली बात है नहीं। इसलिए मैंने कहा मजाक में सीख जाओ, अच्छा लग जाएगा। आगे देखना, एक प्रकाश वर्ष के बाद एक और यहां मैं बता दे रहा हूं आपको, खगोलीय इकाई से संबंधित चीज। खगोलीय इकाई क्या होती, कभी ये भी एग्जामिनर पूछ ले तो यहां दूरी याद कर लो, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या ये अफसाना आया आपके सामने? क्या कभी हमने ये अफसाना, ये राग छेड़ा आपके सामने? जी हाँ, ये वो है जो बहुत पहले से आप जान चुके हैं। हमारे सूर्य की हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसी दूरी को एक यूनिट मान लिया गया और इसे ही खगोलीय इकाई कह दिया गया। तो ध्यान देना, सूर्य का पृथ्वी से, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। क्लियर है ना? तो हम लोग देखो क्या क्या सीख रहे हैं अभी फिलहाल। हम लोगों ने कहा है कि सूर्य हमारा परिक्रमा लगाता है। हमारी मंदाकिनी का एक परिक्रमा लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगाएगा, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। ब्रह्मांड वर्ष के बारे में जान ही रहे थे, दिमाग में आ गया कि सौर वर्ष जान लेते हैं, और वहीं सौर वर्ष के बारे में जान चुके हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जितने समय में चक्कर लगाएगी सौर वर्ष कहलाएगा। प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है। सूर्य के प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जान रहे हैं आप। इतने वेग से सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष भर में जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। तथा खगोलीय इकाई वह दूरी है, वह यूनिट है जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी बताई जाती है। वही यूनिट है, वही मान है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है। हमारा परिचय सूर्य से था, हमारा परिचय सूर्य के पथ से था। क्लियर है बात? अब जरा ध्यान दें, हमारा सूर्य जब ये परिक्रमा कर रहा होता है, क्योंकि हम अपने से रिलेटिव समझ रहे हैं इसलिए खुद से जोड़ करके मान रहे हैं। हमारा सूर्य जब परिक्रमा कर रहा होता है तो वर्ष में 2 बार ऐसी घटना करता है कि कभी वो हमारी पृथ्वी के समीप चला आता है और कभी वो हमारी पृथ्वी से दूर चला जाता है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि वाकई में सूर्य की दूरी हमसे बढ़ चुकी है, उस मान को अपसौर कहा जाता है। और जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि सूर्य की दूरी हमसे काफी घट गई है तो उस दौर को उपसौर कहा जाता है। आसान है ना? उपसौर और अप का मतलब बाहर जाना। इसका मतलब हुआ, समझ जाएंगे आप। मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ये वाला, ये आपका सूर्य है, ठीक? ये भी किसी की परिक्रमा लगा रहा है। सपोज कर लीजिए कि आप यहां हैं, ये आपकी पृथ्वी है, आप इनकी परिक्रमा लगा रहे हैं।
सूर्य से पृथ्वी की खगोलीय इकाई जिसे आपने बोला है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। ये वाली दूरी पूरी की पूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसे हम लोग मान लेते हैं औसत दूरी। औसत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक औसत मनुष्य की वजन की बात होती है तो आपको पता होता है 70 किलोग्राम। क्यों? क्या 90 किलोग्राम के मनुष्य नहीं हैं? लेकिन क्या सब ऐसे हैं? नहीं। एक औसत है, एक मानक है, वही मानक। औसत दूरी ये है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है हमारा सूर्य। यह औसत दूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये घटती बढ़ती रहती है दूरी। जब ये दूरी काफ़ी मात्रा में घट या बढ़ जाती है तब हमारे वैज्ञानिकों ने इसे एक अलग नाम दे दिया। अलग नाम ये दे दिया कि जब पृथ्वी से सूर्य काफ़ी दूर चला जाएगा उसे यार अपसौर कह लेंगे। और जब हमारा पृथ्वी सूर्य के काफ़ी करीब चला आएगा तो हम इसे उपसौर कह लेंगे। और इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ लेंगे और हम क्या हैं, हम इसे बेहतर ढंग से जान लेंगे, हम भी अपने कार्यदायित्व का निर्वहन कर लेंगे। अब देखना जरा, मैं इसी सूर्य के फिगर को थोड़ा सा हटाता हूँ अब आपके सामने से। यह औसत दूरी मैंने लिख रखी है। अब हुआ क्या, ये परिक्रमा चल रहा था, सूर्य हमारा कुछ यहां पहुंच गया। देखना जरा, अब क्या वो दूरी रह गई? नहीं। जो आपके आंखों के सामने अभी हमने बना रखी थी, क्या वो दूरी है? नहीं। अब ये मुझे लग रहा है कि पृथ्वी के काफी करीब चला गया है, जिसे लगभग बताया गया है 14.7 करोड़ किलोमीटर। यानी आप देख सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर होना चाहिए, जबकि अब हमारी दूरी काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। इतना ज़्यादा अंतर आ जाने पर, इतना ज़्यादा मान में परिवर्तन आ जाने के कारण इसे एक अलग नाम से जाना गया और हमारे एग्जामिनर महोदय ने इसे पूछना शुरू कर दिया। आगे जरा ध्यान दें, यहाँ आप देख रहे होंगे अगर हमारी पृथ्वी यहाँ पहुँची जाए, यहाँ हो, तो ये दूरी काफ़ी ज़्यादा आपको बड़ी दिखाई देगी। अगर आपकी पृथ्वी यहाँ हो तो आप देख रहे हैं ये दूरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसे हम लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर पृथ्वी यहाँ है, आप देख सकते हैं, तो ये दूरी इतनी दिखाई दे रही है। यानी सूर्य जब परिक्रमा लगा रहा है ना, तो वो पृथ्वी से कभी करीब चला आएगा। जब करीब आएगा तो लगभग इतनी दूरी आने पर, यानी इतना करीब चले आने पर, इसे हमारे भूगोल में, हमारे सामान्य अध्ययन में शामिल किया गया है। दूरी घटती बढ़ती रही, लेकिन हर दूरियों को मानक नहीं दिया जाता है, या हर दूरियों को हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी है। देखना, तो जब बहुत ही करीब चले आए हैं आप, वो दिन कौन सा है? 3 जनवरी। यानी वो डेट कौन सी है? तो 3 जनवरी की। 3 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के करीब चला आता है और 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी से दूर चला जाता है। डेट याद रखेंगे। 3 जनवरी को ये दूरी इतनी हो जाएगी और 4 जुलाई को ये दूरी बढ़ जाएगी। दोनों बातें आपके सामने आ चुकी हैं। केवल इतना समझना, सूर्य परिक्रमा करते करते कभी हमारे करीब चला आता है, वो डेट होती है 3 जनवरी की। सूर्य परिक्रमा करते करते हमसे काफ़ी दूर चला जाता है, वो डेट होता है 4 जुलाई का। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो 3 जनवरी को करीब चले आना और 4 जुलाई को आपका दूर चले जाना, यही तो है उपसौर और अपसौर। जो आप करीब चले आए हैं हम इसे उपसौर लगाएंगे, जो आप दूर चले गए हैं हम इसे अपसौर कहेंगे। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। सिंपल सी बात, 3 जनवरी 4 जुलाई। याद कैसे रखेंगे? उपसौर करीब है, अपसौर दूर है। अप का मतलब दूर, अभी आपको पता है। उपसौर करीब है, अपसौर दूर है। जनवरी मेरी करीब है, जुलाई मेरा दूर है। इसका मतलब जनवरी उपसौर जिसे करीब मान लेंगे वो करीब है, क्योंकि जनवरी पहले आएगी। उपसौर इसलिए याद रख पाएंगे हम कि 3 जनवरी को उपसौर होगा। जुलाई हमसे दूर है, अपसौर भी तो, सूर्य भी तो हमसे दूर है, तो 4 जुलाई कहाँ ले जाइएगा? अपसौर वाली घटना पर ले जाइएगा। क्लियर है ना? एक मानक समझिए, अगर ये बात अब आपको समझ में आ गई है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना, आपसे पूछ रहा हूं, बताना है आपको। अपसौर के दौरान उत्तरी गोलार्ध में, जहां हम जीवन यापन कर रहे हैं, अपसौर के दौरान उत्तरी गोलार्ध में जीवन यापन करने वाले लोगों
पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उस समय उत्तरी गोलार्ध में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी करके एग्जामिनर पूछ सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं वो आपसे डेट पूछे, जरूरी है कि वो मुद्दे पर बात करे, जरूरी है कि हो सकता है वो आपके दिमाग के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करे। बताना क्या होगा, होगा ये, आप समझदार हैं, उत्तरी गोलार्ध में अगर मैंने अपसौर की बात की है, यानी अपसौर यानी 4 जुलाई, आपको पता है 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है ना, 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। एग्जामिनर महोदय ने कहा अपसौर के दौरान उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ उत्तरी गोलार्ध के मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ की वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ के जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सारे प्रभाव आपके सामने उल्लिखित है। होगा क्या, 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाएगा मेरे दोस्त, और जिस समय हम गर्मी का सामना कर रहे होते हैं थोड़ी सी हमें राहत मिल जाएगी, है ना। तो तापमान क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, कम हो जाएगा, और ये तापमान का कम होना हमें राहत मिलने के बराबर है। आपको पता है हम गर्मी से बहुत ही ज़्यादा बेहाल होते हैं इस दौरान, और अचानक हमें एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है कि हमारा सूर्य हमसे दूर चला गया है, तो हमें कुछ राहत मिल जाती है। क्लियर। तो 4 जुलाई यानी अपसौर के दौरान उत्तरी गोलार्ध में तापमान का कम होना, ये अपसौर की घटना पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल यही एक कारण है, लेकिन तापमान के गिरावट का एक कारण यह भी है कि अपसौर होता है। क्लियर। इसलिए आपके तापमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है 4 जुलाई को, यानी उस समय आसपास के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, उस समय तापमान गिरेगा। मज़ेदार बात है, जरूरी है, आप चले गए कोई बात नहीं। आगे जरा ध्यान देना, अगर मैं ये बात करूं कि 3 जनवरी की बात हो, तब क्या होगा दोस्त। 3 जनवरी यानी हम भीषण ठंडी से परेशान हैं, उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं, भीषण ठंडी से परेशान हैं 3 जनवरी को, और अचानक सूर्य करीब चले आए। अचानक सूर्य करीब चला आए तो बताना तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी हर तरीके से फिर से फायदा है। उपसौर और अपसौर दोनों घटनाओं के दौरान आपने देख लिया कि यानी उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। एक बार वो तापमान को कम कर रहा है और एक बार जरूरत के समय तापमान को बढ़ा दे रहा है। क्लियर है, महत्वपूर्ण बातें जान पाए आप। यही सेम उल्टा करके दक्षिणी गोलार्ध में भी देख लो। आप जरा सोचो 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा ये बताना। 4 जुलाई को हमारे यहां गर्मी है दोस्त, तो इसका मतलब यहां ठंड का मामला है ना। और जब यहां ठंड का मामला है, सूर्य और दूर चला जाएगा तो फिर तो ठंडी बढ़ाएगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध वालों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित होगा, है ना। आप जरा सोचो 3 जनवरी को हमारे यहां ठंडी है और सूर्य करीब चला आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध वालों में तापमान बढ़ाया जा रहा है, जरूरत भी है, मजा भी आने लगा हमें, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी से हमें राहत मिली। आप जरा सोचो 3 जनवरी को आपके यहाँ ठंडी है, तो क्या 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में भी ठंडी है? नहीं, 3 जनवरी को दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी नहीं है, वहाँ क्या है, वहाँ गर्मी है यार, वहाँ उमस है 3 जनवरी को। और सूर्य करीब चला आए, हमें तो राहत मिलने वाली है और इन बेचारों को दिक्कत। तो उत्तरी गोलार्ध वालों को लाभ मिलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध वालों का ये अपोजिट कर जाता, लाभ नहीं मिलता, यानी तापमान बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, नो डाउट, है ना। सारी बातें आप जान गए कि मैं करीब चला हूँ, मैं दूर चला जाऊँ, उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत होगी वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा, पूरा आनंद उठाइए पढ़ाई का, पूरा लुत्फ उठाइए पढ़ाई का, और बेहतर ढंग से तैयार हो जाइए। मैंने आपसे पहले ही कहा, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ेगा। आप मान के चलना, आपका जो लक्ष्य है वो आसान नहीं है, आसान करना पड़ेगा। तो जिंदगी जीना आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ सब्र करके, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, ये सारा काम आपको करना होगा। मेहनत के साथ, लगन के साथ आपको अपनी पढ़ाई को अंजाम देना होगा। लगे रहें, बने रहें हमारे साथ दोस्तों, मेहनत करते रहें,
सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें, एक बेहतर लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करें। हम आपके साथ इसी तरीके से मुखातिब होते रहेंगे और आने वाले काफ़ी दिनों तक आप लगातार हमसे अपनी तैयारी को मेंटेन करने का प्रयास करें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में, लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।